हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट के ऊपर हमने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर लिया है और जो आज का टॉपिक है वो हम देखेंगे कि ट्रेडिंग डाटा एनालिसिस कैसे करनी है। हमें बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि जर्नल कैसे मेंटेन करना है, तो वो हम सारे डिटेल्स में देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा है, क्या हमें नोट डाउन करना चाहिए और कुछ लाइन चार्ट के हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे हम अपना ट्रेडिंग के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर जब ट्रेड लेते हैं उस समय उसको अकॉर्डिंगली फिर हम एक्ट करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे या फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्लानिंग भी करेंगे। तो ये सारा डिस्कशन हम डिटेल्स में देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो जनरली हमने नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल मार्केट क्लोज होते ही घंटों अपना टाइम मार्केट एनालिसिस में स्पेंड करते हैं, लेकिन वो अपने ट्रेडिंग डाटा की एनालिसिस के पार्ट को स्किप करते जाते हैं। एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब तक आप अपने ट्रेडिंग डाटा की एनालिसिस नहीं करेंगे, आपका साइकोलॉजी कैसे बिल्ड हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और कैसे आपका टेम्परामेंट इंप्रूव हो रहा है, इस चीज़ का पता आप नहीं लगा पाएंगे। सो इसीलिए जितना इंपॉर्टेंट मार्केट एनालिसिस है उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है अपने ट्रेडिंग डाटा की एनालिसिस करना, क्योंकि जब भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ पर हमारी एनालिसिस नहीं काम आती है। उसके बाद का जो भी मैनेजमेंट है वो हमारे ट्रेडिंग डाटा हमारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से डिसाइड होती हैं और वैसे ही हमारा साइकोलॉजी भी इंटैक्ट रहता है। तो जब तक हम वो चीज़ फाइंड आउट नहीं करेंगे, जब ट्रेड लेंगे उस समय हमारी साइकोलॉजी अगर इंटैक्ट नहीं होगी, हमारा टेम्परामेंट अगर अच्छा नहीं रहेगा, तो हमारी एनालिसिस के बाद भी, मार्केट के डायरेक्शन के बाद भी हम अच्छा प्रेडिक्ट कर लेंगे, तब भी हम वो प्रॉफिट वो गेन नहीं ले पाएंगे मार्केट से जो हमें लेना चाहिए या फिर जो हमने प्लान किया है। सो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने डाटा की एनालिसिस कैसे करें। एक सिमिलरली आप क्रिकेट से सोच सकते हैं कि जैसे ही बैट्समैन रेडी रहता है अपना स्टैंस लेके और बॉलर के रनअप को वो एनालाइज करता है, तो पहले वो प्रेडिक्शन पार्ट पे जाता है कि बॉलर का हाथ देखेगा, कहाँ उसका सीम पोजीशन है, कैसे उसका रनअप है, उसके अकॉर्डिंग वो प्रेडिक्ट करने जाता है कि वो बॉल कहाँ करने वाला है। बट एक बार वो बॉल रिलीज हो जाती है जैसे ही, फिर अभी उसका प्रेडिक्शन पार्ट पे कोई रोल नहीं है, फिर वो अपने स्ट्रेंथ्स और अपने जो वीकनेसेस है उसके हिसाब से वो अपना शॉट सिलेक्शन करता है। सपोज जैसे आप रोहित शर्मा को देखे होंगे कि शॉर्ट बॉल आते ही वो अटैकी अप्रोच लेते हैं या फिर वो स्कोरिंग एरियाज को ढूंढते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका स्ट्रेंथ यहाँ पे है। लेकिन जैसे ही अगर पैर पे बॉल आती है, ऑन ड्राइव खेलने में वो कई बार आउट हो जाते हैं, तो आप देखे होंगे कि वहाँ पर फिर वो डिफेंसिव अप्रोच पे जाते हैं। तो ऐसे ही अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना है मार्केट में भी। लेकिन ये चीज़, ये डाटा आपको कहाँ पता चलेगा? जैसे रोहित शर्मा को अपने प्रीवियस डाटा से ही पता चला कि उनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कहाँ पे है। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी हमें अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हमें अपने ट्रेडिंग डाटा से ही पता चलेगा। जब हम एनालाइज करेंगे अपने डाटा को, क्या हमारा स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, तभी हमको पता चलेगा कि हमारा जो प्रॉफिट करने का जोन है वो कहाँ पे लाई करता है, जो हमारे लॉसेस एक्सीड होते हैं वो कहाँ पे हैं, और अकॉर्डिंगली फिर हम उसको इम्प्रूव करने के लिए उस पर वर्क कर सकते हैं। सो इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि जितना मार्केट एनालिसिस को आप टाइम दे रहे हैं उतना ही या फिर उससे ज़्यादा टाइम दीजिए अपने आप को समझने के लिए अपने ट्रेडिंग डाटा से। सो हम देखेंगे डिटेल में कैसे जर्नल मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जर्नल जब मेंटेन करेंगे तो आप सारे डाटा आपके सामने रहेगा। आप अगर नोट नहीं करेंगे देन यही होगा कि आप कई बार भूल जाएंगे, आपको मेमोराइज नहीं रह सकता कि पिछले दो महीना पहले मैंने क्या ट्रेड लिया था, कहाँ पे मेरी गलतियाँ हो रही थी। ये चीज़ मेमोराइज करना काफ़ी मुश्किल है। सो बहुत सारे लोग नोट डाउन भी करते हैं, कुछ लोग सबका अलग अलग तरीका है, कुछ लोग अपने पेन पेपर पे नोट करते हैं, कुछ लोग एक्सेल शीट में नोट करते हैं। वो हम देखेंगे डिटेल में कि कैसे हमें क्या डाटा इंपॉर्टेंट है और कैसे नोट डाउन करना चाहिए। फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम एक लाइन चार्ट के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर वर्क कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो जैसे जैसे हम वर्क करेंगे अपने डाटा पे कि कैसे हमें प्रॉफिट्स को और इंक्रीज कर सकते हैं, उतना ही हमारा ट्रेडिंग स्किल भी बढ़ता जाएगा। सो हम सारे टॉपिक्स पे डिटेल्स में देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग जर्नल को कैसे मेंटेन करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने के इनफाइनाइट वेज हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग कुछ और डाटा नोट करते हो, लेकिन एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये जो डाटा है ये नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जो डिराइव डाटा हैं, जो रॉ डाटा से मिलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग डायरीज पे या फिर अपने नोटबुक पे नोट करते हैं, वहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होता है डिराइव डाटा को निकालना, क्योंकि आप एक एक चीज़ कैलकुलेटर लेके नहीं बैठ सकते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ आप एक्सेल शीट पे करेंगे तो एक सिंपल फार्मूला से आप ये सब डिराइव डाटा निकाल सकते हैं। सो जो रॉ डाटा है वो अपने ऑर्डर बुक से आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉलम्स मैंने बनाए हुए हैं और जो रोज बनाए हुए हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक दिन का एग्जांपल लिया, जो ट्रेडिंग मेरा डाटा है वहाँ से मैंने एक एग्जांपल
लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट का कॉलम है, डे, इंस्ट्रूमेंट में किस में ट्रेड ले रहा हूँ, पुट ले रहा हूँ या फिर कॉल ले रहा हूँ, यहाँ पे वो मेंशन है। एंट्री प्राइस यहाँ पे मेंशन है कि कितने प्राइस पे ले रहा हूँ, कितने क्वांटिटी में और किस टाइम पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंट्री के लिए हो गया और ये फिर एग्जिट के लिए हो गया। ये बीच में दो कॉलम आप देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ जो अपना क्वांटिटी है वो थोड़ी देर बाद ऐड करते हैं या फिर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करते हैं, उसके लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कॉलम है। अगर सपोज एक से ज़्यादा बार आप एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे तो यहाँ पे कॉलम बनाना मुश्किल हो जाता है, फिर बहुत क्लैरिटी नहीं आएगा डाटा में। तो आप उसको एवरेज करके यहाँ पे लिख सकते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कॉलम में। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम भी मेंशन है। तो यहाँ पे ये रॉ डाटा है, जब भी आप शाम को बैठेंगे ये अपने ऑर्डर बुक से इसको नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद से ये सारे डेराइव डाटा हैं इन्हीं डाटा से। जैसे आप सिंपल फार्मूला अगर एक्सेल सीट में लगाएंगे तो आप अपना जो प्रॉफिट है उस ट्रेड का वो निकाल सकते हैं, या फिर आप डिप्लॉयड कैपिटल भी निकाल सकते हैं कि कितना मैंने कैपिटल डिप्लॉय किया था इस ट्रेड के लिए। और डिपेंडिंग अपॉन डिप्लॉयड कैपिटल आप ये भी निकाल सकते हैं कि उस पर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। सिमिलरली आप ट्रेड टाइम भी निकाल सकते हैं, एग्जिट टाइम और एंट्री टाइम को यूज करके यहाँ पे निकाल सकते हैं कितना आपका ट्रेड ड्यूरेशन रहा है। ये सारे डिराइव डाटा हैं रॉ डाटा से। तो ऐसे बहुत सारे डाटा, अगर और कोई डाटा आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप एक्सेल सीट में ये मेंटेन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन यही अगर आप पेन पेपर पे नोट करेंगे तो ये सब कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करना काफ़ी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। इसके वजह से अपने चॉइस के ऊपर है, आप अगर चाहते हैं, अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो आप उसमें भी नोट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल सीट में कंफर्टेबल है तो आप यहाँ भी नोट कर सकते हैं। और कुछ कॉलम यहाँ पे है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिर और कॉलम बना सकते हैं। जैसे सपोज मैंने स्क्रीनशॉट लिंक डाल दिया है कि कई बार कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं या फिर कुछ लर्निंग होती है तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल देते हैं ताकि यहाँ से फाइंड आउट करना वो आसान हो जाए। रीजन्स ऑफ लॉसेस हमने ऑलरेडी एक लर्निंग वीडियो में डिस्कशन कर लिया है कि क्या कैटेगरीज ऑफ लॉसेस होते हैं। अकॉर्डिंगली आप जब उसके कैटेगराइज करेंगे तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा कि आपकी गलतियां कहाँ रिपीट हो रही हैं। फिर अकॉर्डिंगली आप उस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे सपोज सारे लॉसेस के लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप पर्टिकुलर एक रेंज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे 10,000 से ऊपर के लॉसेस होते हैं जनरली उसके लिए मैं ये चीज़ नोट डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि उसको एक सिग्निफिकेंट लॉस है। तो उसके बाद से मैं नोट करता हूँ कि ये गलती कहाँ पे हो रही है। फिर मैं मंथ के एंड में या फिर 2 महीने के एंड में मैं देखता हूँ कि क्या कोई गलती बार बार रिपीट हो रही है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर रिपीटेड मिस्टेक्स हो रहे हैं एक ही जोन में देन आप उस पर वर्क कर सकते हैं या फिर वहाँ पे अलर्ट रह सकते हैं। वो हम देखेंगे डिटेल्स में। यहाँ पे आप लास्ट जो कॉलम देखेंगे रिमार्क्स एंड मैक्सिमम कैपिटल यूज दिन का जो रहता है वहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये एक तरीका है जर्नल मेंटेन करने का। आप अदर यहाँ पे कॉलम्स या फिर रोज भी ऐड कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बट ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास और बेटर है तो आप उसको कमेंट में भी डाल सकते हैं या फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। सो ये एक तरीका है आपका जर्नल मेंटेन करने का। यहाँ से अगर आप नोट डाउन करते रहेंगे डाटा तो आपको इन फ्यूचर काफ़ी आसान हो जाएगा अपने डाटा की एनालिसिस करना, या फिर मंथ एंड में आप ये एक बार बैठेंगे किसी वीकेंड में तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस काफ़ी फाइंड आउट हो सकते हैं। जैसे सपोज आप अर्ली एंट्रीज कैसे ले रहे हो या फिर अर्ली एग्जिट कैसे ले रहे हो या फिर फोमो ट्रेड में ले रहे हो, ये सारे चीज़ आप मंथ एंड में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर वो डाटा नोट डाउन रहेगा, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगस्त मंथ में मैंने देखिए कि यहाँ पे अपने गलतियों को कैटेगराइज किया है कि कहाँ मेरे ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेट एंट्री आफ्टर सिग्निफिकेंट मूव में यहाँ पे रिपीटेड मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अलर्ट रह सकता हूँ या फिर अपने पोजीशन साइज को ऐसा रख सकता हूँ यहाँ पे जो मेरे लॉसेस कम कराएं। तो अकॉर्डिंगली आप एक्ट करेंगे। जैसे कोई रिपीटेड मिस्टेक होता है उसको हमें यहाँ से ईजी हो जाता है वो फाइंड आउट करना। सो ट्रेडिंग जर्नल हमेशा एक मेंटेन करने की आप आदत डालिए, खासकर इनिशियल फेज में जब आपको अपना नेचर नहीं पता रहता है। आप हमेशा मार्केट का नेचर तो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, लेकिन अपना नेचर नहीं फाइंड आउट कर पाते हो कि आपका कहाँ स्ट्रेंथ है और कहाँ जोन वीक जोन है। तो कहाँ पे आप ज़्यादा प्रॉफिट अच्छे से कर पा रहे हो, कहाँ आप ज़्यादा लॉसेस कर रहे हो। जब ये चीज़ आप फाइंड आउट करने लगोगे तो सिमिलरली जो हमने डिस्कशन किया था अभी की, जैसे बैट्समैन भी अपने शॉट सिलेक्शन ऐसे ही डिसाइड करता है कि प्रीवियस डाटा के हिसाब से कि कहाँ उसके स्कोरिंग एरियाज़ हैं, कहाँ उसके लो स्कोरिंग एरियाज़ हैं, वैसे ही आप अपना रिस्क भी मैनेज कर सकते हो इन एरियाज़ में। सपोज किसी पर्टिकुलर ट्रेड्स पे या मोमेंटम ट्रेड्स पे या फिर ऐसे ब्रेकआउट्स पे मुझे ज़्यादा फायदा मिल रहा है, देन वहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्रेसिव जा सकता हूँ। लेकिन सपोज किसी प्राइस एक्शन पे या फिर किसी पर्टिकुलर प्राइस एक्शन पे आप बोल सकते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न या फिर एम पैटर्न या फिर कोई भी ऐसा पैटर्न है जहाँ पे मैं थोड़ा कन्विंस्ड नहीं हूँ या फिर वहाँ पे मेरे जो लॉसेस हैं वो इंक्रीज हो जा रहे हैं,
अच्छा एंट्री और एग्जिट वहाँ पे मैं नहीं ले पा रहा हूँ अभी के लिए, देन वहाँ पे मैं थोड़ा अलर्ट रह सकता हूँ या फिर उसको फाइंड आउट करके रखूँगा, तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि उस पर मैं वर्क करूँ। सपोज वहाँ पे अगर एंट्री गलत हो रहा है तो मैं बार बार वहाँ कोशिश करूँगा कि यहाँ पे एंट्री सही करने के लिए कुछ मेथड अप्लाई किया जाए, या फिर मेरा एग्जिट अगर अर्ली हो जा रहा है देन वहाँ पे हम थोड़ा रुकने का कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, कैसे गलती कर रहे हैं, तब तक हम वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। आप मार्केट एनालिसिस के हिसाब से तो मार्केट अपना मूव किया, आप एंट्री भी लिए या फिर आप एग्जिट भी लिए, लेकिन उस ट्रेड में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस से भी पता चलेगा। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनिशियल डेज में आप एक जर्नल मेंटेन करो और उसके अकॉर्डिंग आप देखो आप कहाँ ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, कैसे अपना कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो, कैसे आप क्वांटिटी भी मैनेज कर रहे हो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे ट्रेड्स में आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हो। यहाँ पे आपका कन्विक्शन अगर कम है तो आप थोड़े क्वांटिटी में जा रहे हो, फिर वहाँ पे ऐड कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ही आपके पास डाटा ज़्यादा होते जाएंगे, ये चीज़ और आपका स्मूथ होते जाएगा कि कैसे हमें और एरियाज़ पे वर्क करना है या फिर कुछ चीज़ें अवॉइड करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ का, जर्नल से ही आपको पता चलेगा, अपने डाटा से ही आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता चलेंगे। नेक्स्ट आता है कि हम मंथली नोट डाउन करें कि हमारी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। जैसे कि इसमें मैंने कहा आपके अगर कुछ और यहाँ पे कैटेगरी ऑफ लॉसेस हैं तो यहाँ पे आप मेंशन करिए और देखिए कि कहाँ पे आपके लॉसेस ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। अगर सेम रीजन में अगर रिपीट हो रहे हैं देन वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं अकॉर्डिंगली उसको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे क्रिकेटर भी अगर किसी पर्टिकुलर शॉट को वो नहीं खेल पा रहा है या फिर वहाँ पर उसकी वीकनेस है, देन वहाँ पर वो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है क्योंकि उसको वो रिमूव करना है। ऐसे ही हम भी वो रिमूव कर सकते हैं उन एरियाज़ पे। जैसे जैसे मार्केट साइकिल चेंज होगा वो चीज़ आपका अलग कैटेगरी में लॉसेस जाएगा। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे विक्स चेंज होता है, मार्केट साइकिल चेंज होता है, ये चीज़ें आपके चेंज होते जाएंगी। आप देखेंगे कि नंबर ऑफ लॉसेज जो इस कैटेगरी में है वो हो सकता है नेक्स्ट मार्केट साइकिल में यहाँ पे ना हो, कहीं और चला जाए। तो हम जब अपना डाटा देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस मार्केट साइकिल के लिए हमारी ये वीकनेस हो रही है, तो हम वैसे ट्रेड्स पे अलर्ट रहेंगे। और या फिर वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम उसको अवॉइड कर दें, तो हमारे लॉसेस अकॉर्डिंगली कम हो सकते हैं। ये एक लॉस मैनेजमेंट का पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको वर्कआउट आपको करना ही पड़ेगा अपने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो आता है वो ये है कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कहाँ पे है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कैसे अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसको स्किप मत करिएगा और नहीं समझ में आए तो इसको रिपीट करके फिर देखिएगा। कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ पे लाई कर रही है या फिर कहाँ पे हमारी वीकनेस जोन है वो फाइंड आउट करना है, तो पहले आप अपने पीएनएल को निकालिए और आप एक रेंज बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक रेंज बनाया है अपने प्रॉफिट्स एंड लॉस के हिसाब से। सपोज आपका एक पर्टिकुलर कैपिटल है, और एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई रिपीटेडली अपना कैपिटल चेंज कर रहा है हर 10 दिन 15 दिन पे, तो ये ग्राफ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप अगर मेक श्योर करिए कि अगर 3 महीना 4 महीना एटलीस्ट अगर एक पर्टिकुलर कैपिटल से ट्रेड करें देन आपके लिए ये ग्राफ एप्लीकेबल है, और फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपना स्ट्रेंथ वीकनेसेस जानने के लिए। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने लॉसेस या फिर प्रॉफिट्स को रेंज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 0 से 10,000 के बीच में जो मेरे प्रॉफिट्स हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, 10 से 20 के बीच में जो प्रॉफिट्स हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये 1 मंथ का मैंने एक सैंपल लिया हुआ है, आप अकॉर्डिंगली आप 3-4 महीने का ये बना के फिर लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे निगेटिव साइड भी ऐसे ही सिमिलरली 30 से 40 के बीच में जो लॉसेस हैं यहाँ पे मेंशन है, 50 से 80 के बीच में जो लॉसेस यहाँ पे मेंशन है। तो अकॉर्डिंगली आप ये डिवाइड कर सकते हैं और फिर लास्ट में काउंट कर सकते हैं कि कितने बार आपके प्रॉफिट्स किस जोन में हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 20 से 30,000 के बीच में मेरे ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं इस पर्टिकुलर मंथ्स के लिए 4 बार। ऐसे ही आप काउंट आउट कर सकते हैं कि कैसे किस जोन में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, किस जोन में हमारे लॉसेस ज़्यादा हैं। एक बार जब ये रेंज का और ये नंबर ऑफ जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं इसका अगर आप लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा ये चार्ट बन के आएगा। अब इस डाटा को हमें समझना है कि इसको कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जानने के लिए। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा आप कि ये हमारा जीरो लाइन है। जीरो लाइन के जैसे ही आप राइट साइड में जाएंगे तो ये हमारे प्रॉफिट्स के नंबर्स हैं कि किस जोन में कितना हमारा प्रॉफिट्स हो रहा है। करस्पॉन्डिंग आप इस निगेटिव साइड में जाएंगे तो देखेंगे कि इस जोन में हमारा कितनी बार लॉसेस के नंबर्स हैं। जब ये ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जैसे कि सपोज ये आप एग्जांपल देखिए कि 0 से 10,000 के बीच में मेरे 15 बार प्रॉफिट्स आए हैं किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 6-7 महीने के लिए। 2022-23 का मेरा खुद का डाटा है।
तो यहाँ पे 15 बार ये प्रॉफिट आया है। लेकिन सिमिलरली करस्पॉन्डिंगली आप अगर निगेटिव जोन में जाएंगे तो वो चीज़ देखेंगे कि आप वो कम है, यहाँ पे 8 ही बार वैसे लॉसेस है। तो ये ओवरऑल मेरे को प्रॉफिटेबल जोन है मेरा, 15 बार मेरा प्रॉफिट हो रहा है इस जोन में और 8 बार लॉस हो रहा है। ऐसे ही अगर आप उसके बाहर के रेंज में जाएंगे 10 से 20 हज़ार के रेंज में, तो आप देखेंगे कि 23 बार प्रॉफिट्स है और लॉसेस जो केवल हैं वो 4 बार लॉसेस हैं। तो यहाँ पे ये मेरे स्ट्रॉन्ग जोन है, ऐसे जगह मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। लेकिन मेरे वीकनेसेस कहाँ पे हैं, जैसे ही मैं बड़े प्रॉफिट्स के लिए अप्रोच करता हूँ अपने कैपिटल पे, वहाँ पे मेरे को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लॉसेस भी उसी रेशियो में जा रहे हैं जैसे नंबर ऑफ प्रॉफिट्स हैं, या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा ही है। तो ये मेरा प्रॉफिटेबल जोन नहीं है। अब इस डाटा से मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि मैं जब ये डाटा मिला तो अब नेक्स्ट साइकिल के लिए या फिर नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए ये चीज़ मैं अवॉइड कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं नंबर ऑफ लॉसेस या फिर नंबर ऑफ प्रॉफिट्स जो मैं जाता था बड़े उस स्मॉल कैपिटल से बड़े प्रॉफिट्स के लिए, वो चीज़ मैं अवॉइड करूँ। उससे क्या होगा कि मैं अगर इस जोन में ऑपरेट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि -50 से +50 ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पे मेरे लॉसेस कम हो रहे हैं और प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस जोन पे मुझे वर्क करना चाहिए और यहाँ पे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। बट उससे बड़े अगर प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए जाएंगे तो मेरे लॉसेस भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो रहे हैं। और ये होता क्यों कि जैसे जैसे आप रिवॉर्ड के लिए जाते हैं, हायर रिवॉर्ड्स के लिए, आपका रिस्क भी अकॉर्डिंगली बढ़ते जाता है। तो सपोज मैं 1 लाख अगर टारगेट कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर मार्केट में, तो ये आप समझ के रखिए कि कभी ना कभी ख़राब मार्केट में या फिर जिस दिन आपका अप्रोच अच्छा नहीं होगा उस दिन वो 1 लाख लॉस भी करके जाएगा। लेकिन पर्टिकुलरली मैं एक लिमिट सेट करता हूं कि मैं 50,000 से -50 से +50 में ही ऑपरेट करूंगा, देन वो चीज़ मैं अवॉइड कर सकता हूं। तो ये मुझे कहाँ से पता चला, क्योंकि मैं 5-6 महीने का जब डाटा देखा फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर मेरा ओवरऑल कुछ प्रॉफिटेबिलिटी बन नहीं रहा है। फिर मैं इस पार्ट को कट करके इस पार्ट में ज़्यादा ऑपरेट कर सकता हूँ। सिमिलरली आप वहाँ से देखेंगे कि जैसे 2022-23 में जो मेरा ये डाटा मिला, वहाँ से मैं 2023-24 में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव किया। कैसे इंप्रूव किया, मुझे पता है कि मैं इस रेंज में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, -50 से +50। अब मुझे क्या करना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए मुझे इस सब नंबर्स को ऊपर खींचना है, ये एरिया हमें इंक्रीज करना है। सपोज 20 से 30 हज़ार के प्रॉफिट 12 बार हुए हैं तो मुझे उसको इंक्रीज करना है, मुझे 1 लाख के लिए पीछे नहीं जाना है। या फिर अगर एक बार 30 हज़ार प्रॉफिट हो जाए तो उसको सेव करने की कोशिश करनी है ताकि वो रेंज में मेरा प्रॉफिट बना रहे। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली मैंने वही किया और इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि सेम कैपिटल पे मैंने जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर था उससे बेटर मैंने प्रॉफिट जनरेट किया। क्यों किया, क्योंकि मैंने अपने डाटा से ही ये रियलाइज़ किया कि मेरा स्ट्रॉन्ग जोन कहाँ पे है, मेरा वीक जोन कहाँ पे है और मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ मार्केट को बड़े प्रॉफिट्स के लिए या फिर बड़े लॉसेस के लिए। ऐसा नहीं है कि बड़े लॉसेस यहाँ पे नहीं हुए, बट आप देखिए जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो इस जोन में अभी बढ़ गई है। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी है जिसके वजह से जो प्रॉफिट है वो ओवरऑल बढ़ गया है। जो इस जोन के प्रॉफिट्स हैं और लॉसेस आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉसेस कंपैरेटिवली बहुत कम है, 50,000 से नीचे, लेकिन प्रॉफिट्स देखेंगे इस जोन में तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। ऐसा नहीं है कि अभी भी कुछ बड़े लॉसेस नहीं होते हैं या फिर बड़े प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ही जाएगा। ये कोई अगर आपसे क्लेम भी कर रहा है कि मैं बड़े लॉसेस नहीं कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग में, समझ जाइए वो झूठ बोल रहा है या फिर वो डाटा आपसे छुपाना चाहता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में इनएविटेबल है कि आप अगर कोई बड़े लॉसेस ना करो तो वो चीज़ होगा, लेकिन आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे रख रहे हो, अपने स्ट्रेंथ जोन में। वो मुझे प्रीवियस डाटा से पता चला कि मेरा स्ट्रेंथ जोन कहाँ पे है, अब मैं इन एरियाज पे ज़्यादा वर्क करूँगा। अभी मेरे को अगर ये डाटा मिल गया है तो नेक्स्ट मेरा क्या टारगेट रहेगा कि मैं ऐसे एरियाज को ज़्यादा इन्फ्लेट करूँ। मेरा कोशिश रहेगा कि इन ग्राफ को और ऐसे लाऊं, मैं जो ग्राफ ये स्टिप ऐसे हो रहा है मुझे ऐसे लाना है। जैसे जैसे ये होता जाएगा मेरा इंक्रीज कर जाएगा। सपोज मेरा टारगेट अगर ये रहता कि इसको बढ़ाना है तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे आ जाता, लेकिन वो चीज़ फिर लॉसेस में भी वो रिफ्लेक्ट होता, तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, या फिर बोल सकते हैं कि मेरा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं इंक्रीज होता। लेकिन इस चीज़ को अगर ग्रेजुअली आप अप्रोच करेंगे कि आपका अगर सपोज 10 से 20 में ऑलरेडी आपके प्रॉफिट्स हो रहे थे, आगे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे 20 से 30 में अगर प्रॉफिट जनरेट करना चाहेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी आसान है। अगर यहाँ से सीधे हम जंप करेंगे कि 80,000 के प्रॉफिट्स अगर ज़्यादा करते हैं देन वो लॉसेस में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली एक एक स्टेप करके अपने रेंज को इंक्रीज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अभी मेरा टारगेट क्या है, इस रेंज को धीरे धीरे और बढ़ाना। इस ग्राफ को जैसे जैसे आप नियर टू हॉरिजॉन्टल करते जाएंगे या फिर इसका स्लोप जैसे जैसे आप रिड्यूस करते जाएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे
आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहां पे देखिएगा, जब मेरा ओवरऑल ये पीएनएल का ये रहेगा, आप देखिए 40,000 50,000 तक आप देखेंगे कि प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और लॉसेस कम है। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है। तो मैं अभी जितने भी मेरे प्रॉफिट्स अगर होते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि एक बार मेरा ये प्रॉफिट जनरेट हो जाए तो उसको मैं सेव करूं। यहां से मैं एडिशनल अगर रिस्क लेके 50 60 70 क्रिएट करने जाता हूं तो वो मेरे लॉसेस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन को ये मैं प्रिजर्व करके रखना चाहता हूं और नेक्स्ट स्टेप में धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहता हूं। ये मेरा अप्रोच रहता है। ये आपका भी अप्रोच रहना चाहिए ऑप्शन बाइंग में। सपोज आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे आप अच्छा कर रहे हो, देन आप इमीडिएट नेक्स्ट पे जाइए। आप ये मत सोचिए कि सीधे जंप करके वहां से एकदम बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने लगे। जब ऐसे ही सोच रहेगा आपका, इसीलिए आपके लॉसेस भी इंक्रीज करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि इसको एज ए बिजनेस अप्रोच करिए, इसको एज ए गैम्बलिंग अप्रोच मत करिए। गवर्नमेंट भले ही कुछ भी डिसीजन ले ले कि ये गैम्बलिंग का पार्ट है या फिर ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग में डालने वाला, वो सेपरेट रखिए। लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आता है, इतना इसमें कुछ है एनालिसिस करने के लिए, इतना आप अप्रोच इसमें बिजनेस माइंडेड रख सकते हो, फिर यहाँ पे वो सवाल ही नहीं होता है कि ये गैम्बलिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना आप बिजनेस माइंडेड अप्रोच से बढ़ेंगे, आप उतना ही अच्छा करते जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो सिमिलरली आपको अपने ट्रेडिंग डाटा की एनालिसिस करनी है, ऐसे ही रेंज बनाइए। बहुत सारे लोग मेरे को मेल भी करते हैं या फिर कमेंट करते हैं कि लॉसेस हो गए हैं। आप अगर केवल ये बताएंगे कि आपके लॉसेस हो गए हैं, मुझे आपका कुछ नहीं पता चलने वाला कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ है, आपका वीकनेस कहाँ है, आप क्यों वो लॉस किए हो। लेकिन एक बार अगर आप ऐसे अगर मेरे को चार्ट बना के भेज देंगे, फिर मुझे रियलाइज होगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। इवन आप खुद रियलाइज कर सकते हो कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। जब एक बार ये चार्ट देखेंगे, आप 5-6 महीने का डाटा देखेंगे कि आप किस जोन में क्या गलतियां कर रहे हो, फिर आपको पता चल जाएगा। सपोज किसी का इस रेंज में फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है, उस करस्पॉन्डिंगली लॉसेस की फ्रीक्वेंसी भी आई है। इसका मतलब है कि आप ज़्यादा ग्रेडीनेस दिखा रहे हो। सिंपल सी बात है, आप छोटे प्रॉफिट्स पे नहीं ज़्यादा फोकस करो, बड़े प्रॉफिट्स के लिए फोकस करो, जिसके वजह से आपके बड़े लॉसेस भी हो रहे हैं। फिर आप अगर धीरे धीरे ग्रेजुअली अप्रोच कर रहे हो, अपने रेंज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, देन आप सही रास्ते पे जा रहे हो। लेकिन अगर आप इसको सीधे बड़े प्रॉफिट्स के लिए जा रहे हो, देन इसको आप गैम्बलिंग अप्रोच ले रहे हो, फिर आपका अप्रोच गलत है। तो ऐसे आप अगर लाइन चार्ट ड्रॉ करके आप भेजेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ या वीकनेसेस क्या है। आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कहाँ है। सो ऐसे ही अपना डेटा का एनालिसिस करते रहिए, अपना जर्नल मेंटेन रखिए, ताकि हमेशा जब एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में आए तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। एक चीज़ समझ लीजिए, मार्केट एग्जीक्यूशन के बाद आपका डाटा, आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ही काम आने वाला है। जो लोग भी आपको सिखाते रह जाएंगे कि ये इस पर ट्रेड ले लो, ऐसे टारगेट्स बुक कर लो, आप कभी नहीं कर पाओगे। आपको पैटर्न दिख जाएगा, आप उस पर एंट्री ले लोगे, लेकिन आपको वहाँ पे कितना लॉस और प्रॉफिट लेना है वो आपके नेचर पे ही डिपेंड करता है। ये आपको कोई इनबिल्ड नहीं सिखा सकता है। तो आप अगर उस एरिया पे वर्क करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि वो इस पर कैसे एक्ट करना है या फिर कैसे उसको इंप्रूव करना है। वो आपको कहां से पता चलेगा? अपने ट्रेडिंग डाटा एनालिसिस से। आपको ये चीज मैं नहीं सिखा सकता या फिर कोई और भी अपने कोर्सेज में नहीं सिखा सकता कि आप कितने टारगेट लो, कितने अपने लॉस मैनेज करो, कैसे अपने प्रॉफिट को मैनेज कर रहे हैं। कोई भी अपने कोर्सेज में आपको बस एंट्री सिखा सकता है, ये कि ऐसा पैटर्न बने तो आप एंट्री ले लीजिए, या फिर मार्केट का प्रेडिक्शन बता सकता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाने वाला है। वो जानने के बाद भी अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, देन आपका अपना ट्रेडिंग डाटा में ही आपको वो आंसर मिलेगा कि कैसे आपको प्रॉफिटेबल बनना है। इसीलिए आप अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन रखिए, अपने डाटा पे ध्यान दीजिए कि कैसे आपका डाटा चल रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कैसे एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है या फिर कैपिटल है उससे आप कुछ टाइम पीरियड के लिए उस पर ट्रेड लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कहाँ है। अगर आप फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करते जाएंगे हर 5 दिन 10 दिन में, देन आपको अपना रियलाइजेशन नहीं होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इसे शेयर कीजिए और लोगों के पास, ताकि एक्चुअल जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ऑप्शन बाइंग का वो लोगों को पता चले। आप थ्योरेटिकल अप्रोचेस से तो जाते हो लेकिन उस चीज़ से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, और यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग लॉस में रह जाते हैं। सो एक प्रैक्टिकल रोड मैप की तरफ जाइए, आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच से बढ़िए आगे, ताकि आप प्रॉफिटेबल बन पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।